हेलो एवरीवन, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पांडु रोग कामला कुंभ कामरा हलीमक निदानम। ठीक है, जो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 होगा पांडु कामला कुंभ कामला और हलीमक, है ना। तो डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया एंड हेपेटोबाइलियरी डिसीज़, है ना। यदि इसका को रिलेशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया एंड जितनी भी हेपेटोबाइलियरी डिसीज़ जो आएंगी वो सब इसमें कोरिलेट होंगी, है ना। जैसे जिसमें अपना जॉइंटिस भी आ जाएगा और जितना भी है। तो पहले हम जो है आयुर्वेद पोर्शन इसका करेंगे, क्योंकि एनीमिया और जॉइंटिस वगैरह अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। तो पहले मैं आयुर्वेद कंप्लीट करवा देती हूँ पांडु का, फिर एनीमिया करवा दूंगी। ऐसे ही पहले कुंभ कामला कामला करवाऊंगी और फिर दैन अपन हेपेटोबाइलियरी डिसीज़ पे जाएंगे। ओके, तो पहला जो श्लोक है उस पर आ जाइए। यहाँ जो है क्या बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। किस चीज़ के, पांडु रोग के। तो पहला टॉपिक है पांडु। देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कृमि रोग पढ़ा था। तो कृमि जो है एक बहुत बड़ा कॉज होता है पांडु रोग का, इसलिए कृमि निदान के बाद क्या बताया गया है, पांडु बताया गया है। पांडु रोग में देख लीजिए, सुश्रुत ने कितने बताए, मोटा मोटा याद करिए। सुश्रुत ने 4 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। चरक ने 5 प्रकार के कामला बताए हैं और बाघभट्ट ने भी 5 प्रकार के कामला का वर्णन किया है। पांडु रोगः स्मृतः पंचवात पित्त कफ त्रयः चतुर्थः सन्निपातो पंचमो भक्षणा मृदा। इसी प्रकार जो माधव हैं उनने भी कितने बताए हैं, उनने भी 5 बताए। सिर्फ सुश्रुत जो हैं वो 4 प्रकार के कामला पांडु बताते हैं। सॉरी, कौन कौन से हैं 5 प्रकार के जो माधव निदान बोलते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदाजन्य, है ना, जो मिट्टी खाने से पांडु रोग होता है। ठीक है, सुश्रुत ने जो है सिर्फ दोष भेद से वात पित्त कफ और सन्निपातज, ये जो 4 टाइप की कौन बताते हैं, सुश्रुत बताते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ जो सेकंड श्लोक है, पहले मैंने जैसा कि आपको अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि पहले मैं आयुर्वेद पोर्शन कंप्लीट करवा दे रही हूँ आपका। इसमें क्या बताया है, इसमें कॉज बताए हैं, है ना, हेतु, कि किस हेतु से पांडु रोग हो सकता है। ठीक है, हेतु और संप्राप्ति भी इसी में दी गई है। तो पहले हेतु की बात करेंगे। व्यायाम अम्लम लवणानि मध्य मृदम दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम निवेश माणस्य प्रदूष्य रक्तम दोषस्य त्वचम पांडु रक्ताम नयंती। ठीक है, तो इसी में जो है, और ये काय का श्लोक है, ये सुश्रुत से लिया गया है। ठीक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र से लिया गया है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अधिक व्यायाम करने से, ठीक है, बहुत अधिक अम्ल, जो लोग ज़्यादा फुल्की चाट वगैरह खाते हैं उन्हें भी एनीमिया होता है। लड़कियों को इसलिए फुल्की खाने की इच्छा होती है क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां एनीमिया से ग्रसित रहती हैं। ठीक है, लवण रस भूयिष्ठ पदार्थ ज़्यादा खाते हैं। मध्य, ठीक है, मिट्टी, दिन में सोना, तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन जो करते हैं, अति तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करने वालों से जो मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, ऐसे दोषों में प्रदूष्य मानस्य रक्तम, प्रदूष्य दोष, ठीक है, जो वातादि दोष हैं वो किसको, दोष रक्त को दूषित करते हैं। तो दूष्य क्या हो जाएगा, रक्त, और जो इन कारणों से जो दूषित दोष होते हैं वो रक्त को दूषित करके त्वचा में पांडु, त्वचा को क्या कर देते हैं, पांडु वर्ण का कर देते हैं। ठीक है, तो यही इसकी संप्राप्ति बताई है। यदि चरक चिकित्सा की बात करें तो चरक क्या बोलते हैं, चरक बोलते हैं सो अल्प रक्तो अल्प मेधसो निसारः शिथिल इंद्रियः विवर्णम भज्यते, है ना। उन्होंने क्या बोला है, रक्त की कमी हो जाती है, अल्प रक्तो अल्प मेधसो निसारा शिथिल इंद्रिय, जिससे मतलब जिसमें सार चला जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। विवर्णम भज्यते, और उसके कारण क्या होती है, विवर्णता होती है। जबकि सुश्रुत क्या बोल रहे हैं कि उपरोक्त कारणों से जो दूषित दोष होते हैं वो रक्त को दूषित करके त्वचा में पांडु वर्ण उत्पन्न करते हैं। दोनों ने अलग अलग कोटेशन बताई है। ठीक है, तो जैसे जो अपने सुश्रुत जी हैं वो ये बोलते हैं कि इन चीज़ों से खाने से रक्त दुष्ट होता है। ठीक है, रक्त की कमी इन्होंने कम बताई है, जबकि रक्त कम होना किसने बताया है, चरक ने बताया है। इसलिए
इसलिए चरक ने जो है पांडु रोग को रस प्रदोषज जनित रोग माना है, चरक और बागभट ने। जबकि सुश्रुत ने रक्त को क्या माना है, इन्होंने देखो जो चरक हैं वो बोलते हैं कि रक्त अल्प होगा तो आगे जो आगे की धातुएं हैं वो भी अल्प होंगी, है ना, जिससे क्या हो जाएगा, निसारता आ जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, विवर्णता जाएगी। तो मेनली ये क्या बता रहे हैं कि जो रक्त रस है वो कम होगा, रस दोष जनित रोग बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने रक्त की दृष्टि नहीं माना। ठीक है, जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने दोष अलग माने हैं और रक्त को केवल दूष्य माना है। ठीक है, इसलिए सुश्रुत अनुसार क्या हो जाएगा, ये रक्त दोष जनित रोग हो जाएगा, है ना, रक्त दोष जनित रोग होगा। जबकि सुश्रुत ने क्या माना है, रस प्रदोषज दोष माना है। चरक जो है वो रस प्रदोषज मानते हैं और सुश्रुत जो है वो रक्त प्रदोषज मानते हैं। इसलिए सुश्रुत का यहाँ कोटेशन माननीय किया गया है कि भैया जो रोग है, जो पांडु रोग है वो रक्त गति है और सुश्रुति हैं जो केवल रक्त को दूष्य मानते हैं, बाकी सब रस को दूष्य मानते हैं। इसलिए यहाँ जो कोटेशन है वो सुश्रुत का लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे, इस श्लोक में जो है वो पूर्व रूप बताए गए हैं। इस श्लोक में क्या बताए गए हैं, पूर्व रूप। ठीक है, पूर्व रूप के बारे में क्या बोलते हैं, त्वक स्फोट षष्ठीवन गात्र साध मृदा भक्षण प्रेक्षण कूट सोथा व्रण मूत्र पीतत्वम अथा अविपाको भविष्य तस्य पुरः शरणति। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी सुश्रुत का लिया गया है। इसमें क्या बताया है, त्वचा स्फोट, त्वचा का फट जाना। ठीक है, षष्ठीवन बार बार थूकने की इच्छा होने को क्या बोलते हैं, षष्ठीवन बोलते हैं ना। षष्ठीवन का अर्थ क्या हो जाएगा यदि कोटेशन देखा जाए तो बार बार थूकाना। ठीक है, मुंह में बार बार थूक आएगा, वो भी एक एनीमिया का लक्षण है। गात्र साध यानी शरीर में शिथिलता होना। मृदा भक्षण मतलब मिट्टी खाने की इच्छा होना। ठीक है, अक्षी गोलक प्रक्षेण कूट सोथा, अक्षी गोलक में क्या हो जाना, सूजन हो जाना। व्रण मूत्र पीत और मल मूत्र का पीला होना। आविपाको बहुत इंपॉर्टेंट, आविपाक भी क्या बताया गया है, इसका पूर्व रूप बताया गया है। कई बार ये क्वेश्चन पीएससी वगैरह में आ जाता है। तो आविपाक होना ये भी पांडु के पूर्व रूप बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आइए। अच्छा, चरक ने कौन सा एस्ट्रा माना है, यदि चरक के पूर्व रूपों को डिस्कस करें तो चरक ने जो बोला है, हृदय स्पंदम रोक्षतम स्वेद आभाव श्रम तथा, है ना, हृदय स्पंदन एस्ट्रा मोना है, हृदय स्पंदन रुक्षता। ठीक है, उसके बाद स्वेद अभाव, स्वेद का क्या होना, स्वेद नहीं आना, और श्रम, ये चार जो हैं ये पूर्व रूप बताए हैं। ठीक है, ऐसी बागवत ने भी हृदय स्पंदन को मेन कहा है, जबकि सुश्रुत कहीं भी हृदय स्पंदन नहीं बोलते हैं। अगला आ जाइए, त्वक मूत्र नयनम आदि नाम रूक्ष कृष्ण अरुण भावतः वात पांडव आमहे तोद कंपन्य आनहा भ्रम आदया। ये किसका है, वातज पांडु का लक्षण बताया है यहाँ कि वातजन्य पांडु में त्वचा मूत्र नेत्र रूक्ष हो जाएंगे, कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे, अरुण वर्ण के हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, तोद सुई चुभने के समान पीड़ा क्या हो जाएगा, तोद होना। ठीक है, सूची वेदनवत पीड़ा, कंपन्य आनहा भ्रम भेद सूल आदि ये वातिक लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पित्तज पांडु। पित्तज पांडु में क्या बोल रहे हैं, पीत मूत्र सकृत नेत्रो दहा तृष्णा ज्वर आन्विता भिन्न बिटको अति पीतवहा पिठ पांडव आमयी नरह। तो देखो क्या बोल रहे हैं ये कि जो मूत्र पित्तज पांडु में मलमूत्र कैसे हो जाएंगे, ऑफकोर्स पीले रंग के हो जाएंगे, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। दहा होती है ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। दहा होगी तो तृष्णा होगा, ज्वर ये विशेष रूप से होते हैं। इसके बाद रोगी का वर्ण अत्यंत पीत का हो जाता है, अति पीत आभाव। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अति पीत आभाव, आभा किसका लक्षण है, तो ये पित्तज पांडु का लक्षण बताया गया है। ठीक है, अब आता है ये कफज पांडु का लक्षण देख लीजिए। कफज पांडु में क्या बोला है, कफ प्रसेक छवतु तंत्रा आलस्य अति गौरवय पांडु रोगी कफ शुक्लेश्व त्वग मूत्र नयन आनय। वो कफ प्रसेक होगा, कफ का स्त्राव होगा, सब छवथु यानी सूजन होगी, तंद्रा होगा, आलस्य होगा, शरीर में भारीपन होगा
और त्वचा मल मूत्र मुख का वर्ण कैसा हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। ये किसका लक्षण बताया गया है, कफच पांडु का लक्षण बताया गया। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट श्लोक किसका है, नेक्स्ट श्लोक ऑफकोर्स सन्निपातच है ना, त्रिदोषज का बताया गया। ज्वर आरोचक हल्लास छर्दी तृष्णा क्लमान्विता पांडु रोगी त्रिभी दोषय त्याजः क्षीणो हतेन्द्रिय। बहुत इंपॉर्टेंट, यही एक कोटेशन उठ के आती है, ये किसके लिए कहा गया है, तो ये सन्निपातज रोगी को त्याज्य रोगी बताया है और यही कोटेशन कई बार आई है, सन्निपातज पांडु रोगी के लिए ही आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज्वर होना, आरोचक होना, हल्लाज यानी मिचली आना, वमन होना, तृष्णा होना, क्लम, ठीक है, क्लम मतलब बिना परिश्रम के ही थकावट होना, उसको क्लम बोलते हैं। यदि क्लम में देखा जाए, एक तो होती है हमने बहुत मेहनत की और थकावट हो रही, एक आदमी लेटा है तो भी उसको मन नहीं हो रहा कि कहीं जाए, तो बिना श्रम के ही थकान होना, उसको क्लम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्लम लक्षण बोलते हैं। इन लक्षणों से युक्त क्षीण और स्व विषय को ग्रहण करने में असमर्थ इंद्रिय वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करना है। यदि ये सब लक्षण हैं, उसके अलावा वो क्या हो गया है, क्षीण हो गया है, उसकी इंद्रियां सभी असमर्थ हो गई हैं विषयों को ग्रहण करने में, तो उसको क्या कर देना है, त्याग कर देना है। किसका, सन्निपातज पांडु रोग का। ठीक है, अब जो है, अब आता है यहाँ मृतिका भक्षणजन्य पांडु। यदि मृतिका भक्षणजन्य पांडु की बात की जाए तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मृतिका आदन शीलस्य कूपन्य अन्यतमो मलः कसाया मारुतम पीत ऊषा मधुरा कफम कोप्ये मृद सादिश्य रोक्ष्याद भुक्तम च रुक्ष्येत पूर्यत्व विपक्वे स्रोतांसि निरुद्ध्यापि इंद्राणाम बलम हत्वा तेजो वीर्यो ओजसी तथा पांडुरोगम करोत्य आसु बल वर्ण अग्निनाशम। तो देखो, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन बनता है यही वाला, ये वाली लाइन से, कि किस वाली मिट्टी से कौन सा दोष प्रकोप होता है। तो पहली लाइन का अर्थ समझते हैं। मिट्टी आदन शीलस्य, जो मिट्टी का अभ्यस्त व्यक्ति है, आदन मतलब जो मिट्टी को, शीलस्य यानी अभ्यस्त, ठीक है, जो मिट्टी को लगातार खाता है। कूप्यंतो अन्यतो मला, उनमें क्या होता है, कोई भी एक मल या कोई भी एक दोष प्रकोपित हो जाता है। तो जैसे यदि कसाय मिट्टी खा रहा है तो वात दोष प्रकोपित होगा, ऊसर मिट्टी खा रहा है तो पित्त दोष, यूपी से याद कर लेना, ऊसर मिट्टी से पित्त दोष होगा, और जो मधुर है ऑफकोर्स मधुर, और जो एक बचेगा उससे क्या हो जाएगा, वात दोष। तो कसाय मिट्टी से पित्त दोष, ऊसर मिट्टी से कसाय मिट्टी से वात दोष, ऊसर मिट्टी से पित्त दोष, मधुर मिट्टी से कफ दोष प्रकोपित होता है। कोप्यंते मृदा साधी रूक्षता, और जो प्रकोपित करते अपनी रूक्षता गुण के कारण खाए हुए भोजन और रसादी धातुओं को भी क्या बना देती है, रूक्ष बना देती है। ठीक है, जो कुपित हुई मृदा है वो रूक्ष होगी और खाए हुए भोजन को भी क्या बना देगी, रूक्ष बना देगी। और रसवाही स्रोतसों को परिपूर्ण करने वाले जो स्रोतस होते हैं, जो रसादी धातुओं को परिपूर्ण करने के जो स्रोतस होते हैं, उनमें क्या करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंद्रियों का बल हत्वा नष्ट हो जाएगा, तेज वीर ओज भी नष्ट हो जाएगा शरीर का। ठीक है, बल वर्ण अग्निनाशनम, और बल वर्ण अग्नि का नाश कर देगा। तो ये आसु बलवर्ण अग्निनाशनम किसके लिए कहा गया है, ये क्वेश्चन उठ के आता है। तो ये मृदा भक्षणजन्य पांडु के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बलवर्ण अग्निनाशनम कोटेशन आपको याद रखना है। अगले पे आएंगे लक्षण, है ना, कैसे लक्षण होंगे। सून आक्षी कूट गंड भ्रू सूर्ण पान नाभि मेहना क्रमी कोष्ठो अतिसार्यते मलम कफ आश्रित कफान्वितम। तो देखो, इसमें क्या हो जाएगा, मृतिका भक्षणजन्य पांडु के लक्षण में देखा जाएगा तो अक्षी कूट गंड भ्रू मूत्रेंद्रिय नाभि, इन सब में सूजन आ जाती है। ठीक है, उदर में कृमि हो जाते हैं। ठीक है, रोगी क्या होता है, आश्रक और कफ मतलब रक्त और कफ मिश्रित मल का अतिसार करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये उठ के आती है क्रमी कोष्ठो, ये पूरी लाइन यहाँ से उठ के आ जाएगी। क्रमी कोष्ठो अतिसार्यते मलम
सा आश्रक कफान्वितम किसके लिए कहा गया है। ठीक है, बहुत बार पीएससी वगैरह में क्वेश्चन आया है, तो ये आपके मृतिका भक्षणजन्य पांडु के लिए कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। पांडु रोगो चिरो उत्पन्नो खरीभूतो न सिद्ध्यति काल प्रकर्ष छूना नाम यो वा पीतानी पश्यन्ति। तो देखो, यदि क्या हो जाए, बहुत पुराना पांडु रोग हो, बहुत अधिक समय बीत गए हों और सही नहीं हुआ हो, उसके कारण क्या होता है, पूरी जो धातुएं, रस आदि धातुएं हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका रुक्ष हो जाते हैं और चिकित्सा योग नहीं बचते। बद्ध अल्पविटम साहरितम सा कफितम सो अतिसार्यति, जिसका क्या हो, कफयुक्त हरा साहरित सा कफ, जो कफयुक्त हरा मल का त्याग कर रहा हो, अल्पविट और कम मल का त्याग कर रहा हो, वो भी क्या होता है, असाध्य होता है। तो ये साध्य असाध्य की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, दीन श्वेतादि श्वेत अति दग्ध अंग छर्दी मूर्छ त्रस्नितम, जिसमें क्या हो, रक्तक्षय के कारण जिस पांडु रोगी का वर्ण पांडु मात्र का ना रहते हुए क्या हो गया हो, आपका श्वेत हो गया हो। ठीक है, श्वेत अति दग्ध, जिसके अंग जो हैं अति श्वेत हो गए हों, दीन हो गए हों, छर्दी हो, मूर्छा हो, वो भी असाध्य बताया गया है। पांडु दंत नखो यस्तु पांडु नेत्र यो भवेत पांडु संघात दर्शी चा पांडु रोग विनिश्यति। तो इसमें बोल रहे हैं जिसके दांत नख नेत्र पांडु वर्ण के हो गए हों, पांडु संघात दर्शी, जो सभी चीज़ों को पांडु वर्ण का देखता हो, वो भी असाध्य होता है। अंतेषु सूनम परिहीर्ण मध्यम मलानम तथा अंतेषु चा मध्यम सूनम गुदे चा सेफस्य यथा मुस्क मुस्कोश्य सूनम प्रताम्य अंतम संज्ञत अल्पम विवर्जते पांडुकिनम यशो अर्थी तथा अतिसार ज्वर पीड़ितम चा। जिस रोगी के हाथ पैर सिर सून हो गए हों, मतलब जिनमें सूजन आ गई हो, मध्य भाग परिहीन मध्यम, मध्य भाग क्षीण हो गया हो, वो भी क्या होता है, असाध्य होता है। ठीक है, जिसका मध्य भाग सूजन युक्त हो, सिर पैर हाथ पैर में सूजन ना हो, केवल मध्य भाग में सूजन हो, वो भी असाध्य होता है। जिसके गुदा में, लिंग में, अंग कोश में सूजन हो गई हो, अत्यंत दुखी रहता हो, ठीक है, और वो भी क्या होता है, उसे भी असाध्य समझना चाहिए। जिसे तीव्र अतिसार हो, जिसे ज्वर हो, वो भी पांडु रोगी असाध्य होता है। तो यहाँ जो है, इसके बाद यहाँ से हमारा शुरू होता है कामला। ठीक है, तो कामला हलीमा की स्टार्ट करने से पहले हम पहले एनीमिया कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ इन्होंने क्या क्या बता दिया है, हम लोगों ने पांडु का क्या क्या देख लिया है। हमने पांडु का संप्राप्ति देख ली, मैंने दोनों अकॉर्डिंग आपको समझा दी, और सुश्रुत की क्यों एक्सेप्टेबल है मैंने ये भी बता दी। हेतु बता दिए हैं पांडु रोग के। प्रकार में तीनों, वात पित्त कफ सन्निपातज और मृदा भक्षणजन्य पांडु का लक्षण, ये सब डिस्कस कर लिए। साध्यता डिस्कस कर लिए। यदि पांडु आता है आपके सेकंड प्रॉफ के एग्जाम में, तो आपको इतना मिनिमम तो लिख के आना ही है, प्लस संप्राप्ति का श्लोक आपको लिखना ही है। इसके साथ इसका कोरिलेशन होगा एनीमिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कामला लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।